ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नानौल हल्के के जूरी राउंड में। एमएलए हो तो ऐसा में एक बार फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब राउंड। 3 उम्मीदवार अभी भी बचे हुए हैं। जज साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मुमताज़, जूरी भी तैयार है सवालों के साथ। और अब भानाराम सैनी जी सवाल करेंगे। पहला सवाल करेंगे आनंद हुड्डा जी। भानाराम जी, आजकल जो है एक बड़ा जनरल प्रचलन हो गया, किसी की भी सरकार हो आई हो किसी भी पार्टी की, कि प्रशासन को जो निर्देश मुख्यमंत्री देता है तो उसी की सुनवाई होती है। बाकी एमएलए जो उसे जिसकी इक्वेशन ठीक नहीं है तो उसको उसकी नहीं सुनता है, या चाहे वो दूसरी पार्टी का तो नहीं सुनता है। तो ऐसे में अगर आप विधायक बनते हैं और चीफ मिनिस्टर से आपकी इक्वेशन ठीक नहीं है या आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ऐसे में लोगों को कैसे काम कराएंगे? हम प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो आज की हालात है वो मुख्यमंत्री तो आप ठीक कहते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री तो आज अपने तरीके से चलाए, लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री होगा वो हमारे हिसाब से चलेगा और हम इस तरीके का काम नहीं होने देंगे। प्रशासन को बिल्कुल हिसाब से सच्चाई से चलने देंगे। नहीं, आप एमएलए बन जाते हैं, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का नहीं होता है, तो प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देश पे, आप ऐसे में क्या करेंगे? नहीं, हम उसका विरोध करेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है। हम विरोध करके उसको ठीक करेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो, वरना हम धरने प्रदर्शन ये जैसे भी होते हैं वो करेंगे, तभी जा करके ठीक होंगे। जी भानाराम जी, पहला सवाल भानाराम जी से। दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा आहूजा जी आपसे। दूसरा सवाल आप पूछिए। प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। अपने इलाके में रोजगार के सृजन के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? हम अगर मैं एमएलए बना तो उद्योग लगवाएंगे। उद्योग में जो भी बेरोजगार, जैसे हमारे युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार दिलाएंगे और उद्योगपतियों को उद्योग दिलाएंगे। नहीं, लेकिन उद्योगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ चाहिए वहाँ नहीं है अभी। हाँ, उद्योग लगाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उनको चाहिए, उनकी व्यवस्था वो कैसे? सारी व्यवस्था हम करेंगे। जब हम एमएलए बनेंगे तो हमें व्यवस्था भी हम करेंगे। उनको सब साधन जुटाएंगे, बिजली पानी जो भी चाहेंगे वो हम सब देंगे उनको। जी भानाराम जी। तीसरे सवाल के लिए मैं निवेदन करूंगा मलिक साहब कि तीसरा सवाल आप कीजिए भानाराम सैनी से। भानाराम जी, जो क्षेत्र में हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? क्या खामियां हैं हेल्थ सर्विसेज में सबसे बड़ी आपके क्षेत्र में? हल्के में तो बेरोजगारी की समस्या है। हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित है। हेल्थ में हमारा ना वहाँ कोई भी किसी किस्म के हेल्थ के लिए कोई कामयाब काम नहीं चल रहा है। वहाँ तो सिर्फ क्योंकि हमारा हेल्थ मंत्री होने के बाद नाते भी हमारा हॉस्पिटल बीमार है, ना डॉक्टर हैं ना कंपाउंडर हैं, सारी चीज़ें कोई भी नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा राज हुआ तो कंपाउंडर भी, डॉक्टर भी, और अस्पताल की जो व्यवस्था ख़राब हो रही है, ना सफाई है ना लेना, किसी चीज़ का भी व्यवस्था सही नहीं है। और मरीज़ आते हैं, बल्कि एक्सीडेंट का मरीज़ तो आता है तो उसको बस सिर्फ पट्टी भी नहीं करते, उसी पहले कहते हैं रेफर कर देते हैं, रोहतक ले जाओ या जयपुर ले जाओ। इसलिए हम चाहेंगे कि भाई यहाँ अच्छी व्यवस्था हो और अस्पताल, बढ़िया अस्पताल बनाएंगे। जी। चौथे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र शर्मा जी आपसे कि चौथा सवाल आप भानाराम सैनी से कीजिए। हाँ जी भानाराम जी। हाँ जी। गाँव में समस्या ही समस्या होती है। गांव की समस्या, गाँव में समस्याओं से भरा होता है गाँव। हर तरह की समस्या गाँव में होती हैं। शहरों से अधिक समस्याएं गाँव में होती हैं। तो आप ऐसा क्या काम करेंगे जो शुरू से ही गांव अपने लेवल पे चलें? क्योंकि जिस प्रदेश से आप हो वो सबसे पिछड़ा हुआ है। मैं 60 साल में अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने समस्या। गाँव की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, क्या समस्या? मैं बता रहा हूँ। गांव में जो है बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। हम प्राथमिकता पर लेकर के हम शहर और गांव का फ़र्क ख़त्म करेंगे। वहाँ सीवरेज भी डालेंगे, बिजली की पानी पाइपलाइन, जैसे आजकल गांव में कोई पाइपलाइन नहीं डली हुई है, ना ही सीवर डले हुए हैं। अगर हमें मौका मिला तो गांव और शहर में कोई फ़र्क नहीं। जैसे गांव से लोग आकर के शहर में
कोठियाँ बनाते हैं बुड्ढा में या फलाना में। तो हम ये चाहते हैं कि गांव के लोग गांव में उनको व्यवस्था दे दी जाए, सीवरेज, पानी, बिजली, सारी चीज़ों की सुविधा देंगे ताकि वो गांव से चल के शहर में, गांव में शहर में कोई फर्क ना हो। मेरा तो यही कहना है। जी जी भानाराम जी, 4 सवाल यहाँ भानाराम जी से पूरे होते हैं। और बिल्कुल, इसके बाद शिव कुमार मेहता जी, आप तैयार हैं जूरी के सवालों को जवाब देने के लिए? तैयार है मैडम। जैसा आप शुरुआत जूरी कीजिए। साहिबान, पहला सवाल शिव कुमार जी से। अस्थाना जी आप कीजिए पहला सवाल शिव कुमार मेहता से। अब मेहता जी ये बताएं कि किसान की फसल का जो समर्थन मूल्य होता है जो सरकार तय करती है वो किस आधार पे होना चाहिए? सरकार जो समर्थन मूल्य तैयार करती है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक तैयार करें और उसको तैयार करके असलियत में कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून लागू करने की जरूरत है। उसको लागू करें। जब सरकार फसल खरीदने का, उनकी फसल की खरीदने का समय आता है तो उसके बाद खरीदते हैं। नहीं, वो किस आधार पे समर्थन मूल्य तय किस आधार पे करेंगे? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तैयार करें। क्या है वो? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो तैयार है, सबको दी हुई क्या है। रिपोर्ट में है क्या उसमें? उस रिपोर्ट में सारा दिया है कि किस इलाके में किस किसान को किस इलाके में कैसे कैसे उसको गेहूं पर क्या दिया जाए, बाजरे पर क्या दिया जाए, उसको नहीं शिव कुमार जी, क्या दिया जाए, उसका आधार क्या होगा? आधार तो हमें उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे भी किस आधार पर दिया जाए उनके इलाके की देखिए, कमी के आप अनुसार। शायद प्रश्न शायद समझे नहीं आप। मैं कह रहा हूँ आप स्वामीनाथन रिपोर्ट छोड़ दीजिए, आपको बताया गया कि आप किसान का समर्थन मूल्य तय कीजिए, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उसकी सारा जो किसान का खर्चा जी लगता है, इतनी उसकी बवाई हो गई, इतनी उसकी बिजाई हो गई, इतना उसका खाद हो गया, इतनी उसकी मेहनत हो गई, ये उसकी कीमत होगी, उसके हिसाब से उसका वो तय किया जाएगा। जी जी शिव कुमार जी। दूसरा सवाल शिव कुमार मेहता जी से। आहूजा जी, आर के आहूजा जी आप कीजिए दूसरा सवाल शिव कुमार मेहता से। शिव कुमार जी, हरियाणा प्रदेश में बहुत खिलाड़ी पैदा किए हैं जी, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि हमारी स्पोर्ट्स नीति अभी ठीक नहीं है। और अगर आप चुने जाते हैं, आप खेल मंत्री बनाए जाते हैं जी, तो प्रदेश में खेल नीति में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? आहूजा साहब, खेल नीति में आजकल केवल वोट नीति हो गई और केवल इनकम नीति हो गई। यदि खेल नीति में हमें जिम्मेवारी मिली, यदि हम एमएलए बने, मैं एमएलए बना, तो हम जो हमारे पुराने गेम थे, कुश्ती, कबड्डी, अन्य जो हमारे पुराने गेम थे, उन गेमों को हम लागू करवाएंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। उस गेम के माध्यम से, उन गेमों के माध्यम से ही हमारे बच्चे आगे जाएंगे और अपना इस इलाके का, हल्के का भविष्य बनाएंगे गेम के माध्यम से। शिव कुमार जी, सवाल जो था वो था कि स्पोर्ट्स नीति, खैर आपने बताया कि किन किन उनको आप बढ़ावा देंगे। कबड्डी में, कुश्ती में, जी ठीक है। जो हमारे ये छुपते जा रहे हैं, हरियाणा स्टाइल कबड्डी में जो हमारे ये पुराने गेम थे, ठीक, ये छुपते जा रहे हैं, इनको हम जी मजबूती से लागू करवाएंगे और बढ़ावा देंगे। जी शिव कुमार जी, 2 सवाल यहाँ शिव कुमार जी से पूरे होते हैं। तीसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र शर्मा जी आपसे कि तीसरा सवाल शिव कुमार जी साहब कीजिए। भ्रष्टाचार ही है टॉपिक। तो भ्रष्टाचार को कोई आपके पास ऐसा ठोस कोई है जिसमें वो शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को एजुकेट किया जाए, जैसी ऐसी चीज़ें हैं ताकि वो अपने आप खत्म होती चली जाए? तो भ्रष्टाचार ने ऐसे पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, जो ना कुछ करने दे रही है ना छोड़ रही है। शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि इतनी तरह से जकड़ गया ये कि इसको ठीक करना कठिन है, नामुमकिन नहीं है, कठिन है। भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए मैं सरपंच बना था और सरपंच बनने के बाद में उस समय 60-59 सरपंचों में से मैं एक था। क्या करेंगे क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? एक था मैंने ये कहा कि जी मैं मेरे इलाके में, मेरे हल्के में जो काम होगा उसमें ना कमीशन सहन करूंगा, ना भ्रष्टाचारी सहन करूंगा। मेरे यहाँ से 2 सेक्रेटरी बदले, 3 सेक्रेटरी बदले और मैंने अधिकारियों से, डीसी साहब से, उनसे मिलकर के अब क्या करेंगे आप विधायक बने? अधिकारियों से मिलकर के हमने भ्रष्टाचार में पाबंदी करवाई और हमने
उसको यदि कोई चुनाई में उसमें भ्रष्टाचार करता है तो उसका हम तुरंत सैंपल भरवाएंगे। नहीं, अधिकारी खुद ही भ्रष्ट हैं तो आप उनसे कैसे अपेक्षा करेंगे? अधिकारी तो कैसे कंट्रोल करेंगे? अधिकारी खुद भ्रष्ट हैं। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ऊपर तक लड़ेंगे। हम अखबार के माध्यम से, हम आपके माध्यम से इस बात को उजागर करेंगे और उनको रोकेंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी, जहां हमें जाना होगा उसकी हम कार्रवाई करेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमने पीछे इसी तरह से रोका भी है जी, और आगे भी इसको इसी तरह से मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जी जी इस बात से रोकेंगे। ठीक है शिव कुमार जी, 3 सवाल यहाँ शिव कुमार जी से पूरे होते हैं। चौथा सवाल आनंद हुड्डा जी आप कीजिए शिव कुमार जी से। ये सवाल तो था मित्तल साहब के लिए, लेकिन आप बता दो कि प्रदेश में क्षेत्रवाद का बड़ा बोलबाला है जी। चौधर की बात करते हैं नेता, कोई किसी इलाके की चौधर की बात करता, कोई किसी इलाके, कोई किसी इलाके की। तो आप इसको कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं? क्षेत्रवाद के इस नारे ने हरियाणा को नंबर, हरियाणा हर का हरियाणा था, इसको सबसे नीचे गिरा दिया इस क्षेत्रवाद ने, जातिवाद ने और इलाकेवाद ने, गोतवाद ने नीचे गिरा दिया। इसमें हमारा नारनौल हल्का तो कम से कम ऐसा है जो जातिवाद पर और क्षेत्रवाद पर इतना विश्वास नहीं करता। हमारा नारनौल हल्का चुनता है, वो क्षेत्र के हिसाब से हमेशा बहुमत। ये गलत है सही है? बिल्कुल क्षेत्रवाद गलत है, गलत है, 1000% गलत है। ये नहीं होना चाहिए। ये आगे जाकर के बहुत घातक होगा, बड़ा नुकसान होगा। और ये हम तो करें ही करें, आप जैसे साथियों को भी है कि क्षेत्रवाद में आप भी इसको उजागर करें, जो क्षेत्रवाद, इलाकावाद, हल्कावाद ना हो जी, आप भी इसमें सहायता करें। ठीक है शिव कुमार जी, 4 सवाल शिव कुमार जी से पूरे होते हैं। और अब 5वें कैंडिडेट ये हमारे थे, छठे जो मनीष मित्तल जी। मनीष मित्तल जी तैयार है आप? तैयार है सर। तो मनीष मित्तल जी से पहला सवाल किशोर अस्थाना जी आपके जी। मनीष मित्तल जी, हम लोगों ने ये सवाल पहले भी पूछा है पर सही जवाब नहीं मिला। आप बताएं, अनाज मंडी की व्यवस्थाओं में क्या कमियां हैं और आप उनको कैसे दूर करेंगे? अनाज मंडी की सैड की सबसे बड़ी समस्या है नारनौल क्षेत्र में, सैड नहीं है किसानों के लिए। और दूसरी समस्या है सीवरेज की व्यवस्था वहाँ पे अभी नहीं, अनाज मंडी में नहीं है, जिससे पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, फसलें खराब हो जाती है। और तीसरा, किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। कोई भी व्यवस्था, यदि किसान शाम को आ जाता है फसल लेके, उसकी फसल खुले आकाश में पड़ी रहती है, तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है किसानों के लिए कि वो किसान ठहर सकता हो। ना सीवरेज है, ना किसानों के लिए नारनौल में नगण्य है। नई अनाज मंडी बन गई नारनौल के अंदर, परंतु पिछले 5 सालों से उसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ है जी। तो गवर्नमेंट एजेंसी से प्रोक्योरमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है क्या? टाइमली प्रोक्योरमेंट नहीं होती है गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा? गवर्नमेंट केवल हमारे यहाँ पर कई बार बाजरा की परचेज करती है जी, और वो गवर्नमेंट के लिए एफेड हमारे वहाँ पर बना हुआ है नारनौल के अंदर, उसके अंदर वहाँ पे परचेजिंग हो जाती है एफेड के गोदाम के अंदर। तो मंडी में कम होती है, तो मंडी के अंदर 1-2 बार बीच में हुई है जी। उसके लिए तो गवर्नमेंट का वो उनका सिस्टम हेफेड के गोदाम में वहाँ हो जाता है, तो मंडी में समस्या ये नहीं। ठीक है मनीष। दूसरे सवाल के लिए मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र शर्मा जी आपसे कि दूसरा सवाल आप कीजिए मनीष मित्तल जी से। मनीष जी, खप पंचायतों का बहुत रोल है गांव की लाइफ में। टाइम के साथ चीज़ें बदलती गई। क्या आप ये नहीं आप इस बात से सहमत हैं, खप पंचायतें भी टाइम के साथ साथ थॉट्स बदलते रहने चाहिए? बिल्कुल वो पुराने के पुराने जो भी कहे जाए या नई चीजें आ रही हैं तो उसके साथ कुछ चेंज होना चाहिए। खाप पंचायतों का कई मायनों में बदलना चाहिए। जैसे कि ये ओनर किलिंग जो हो रही है, ये सारी देन खाप पंचायतों के फरमान जारी कर दिया, और वो भी जो कमज़ोर या दलित वर्ग होता है उस पर ज़्यादा ये फरमान जारी करते हैं जी। तो इसके अंदर ही पार्शलिटी होती है। तो खाप पंचायतों का रोल बिल्कुल मेरे हिसाब से ख़त्म कर देना चाहिए। जब कानून व्यवस्था हमारी है, पंचायतें हमारी पहले से ऑलरेडी है, जो चुने हुए नुमाइंदे पहले हैं, तो हमें खाप पंचायतों की ज़रूरतें नहीं समझनी चाहिए जी। मनीष, तीसरा सवाल मलिक साहब, तीसरा सवाल आप मनीष मित्तल जी से। मित्तल साहब, हल्के के विकास के लिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता है जी पानी की, पीने के पानी की, और उसके बाद है उद्योग की।
जी, और उसके बाद है चिकित्सा की, और उसके बाद है हमारी सड़कों की कनेक्टिविटी। मैंने पहले भी कहा, सड़कों की कनेक्टिविटी होने से हमारी व्यवस्थाएं ठीक होती है। एजुकेशन में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जी। हमारे वहाँ पे होना चाहिए, जो वहाँ पर नहीं है। ठीक है मनीष जी। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये है। हुड्डा साहब, चौथा और अंतिम सवाल, सीधा सीधा सवाल, वक्त कम है, सीधा सवाल सीधा जवाब। जी, आप ये बताइए, ये जो जाट और गैर जाट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप इसको कितना गलत मानते हैं, जी। कितना सही मानते हैं? मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। जो पीछे उन्होंने जो कर दिया, पहले भी जो भी हुई है हरियाणा के अंदर, परंतु इसको गलत मानी, इसको हमको एक धारे पे लाना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि इस टाइप का वातावरण जो बना हुआ है, ये वातावरण दूर हो। यदि मेरे को मौका मिलता है तो मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ, ये जो विधानसभा में हो, तो ये लोगों को विश्वास जमाना पड़ेगा कि हम ये पूरा जो हरियाणा, ये 36 बिरादरी का हरियाणा है, किसी एक आदमी का हरियाणा नहीं है जी। तो इसके लिए हमें बड़ा प्रयास करके विधानसभा लेवल पे भी कमेटियां बना के, चीफ मिनिस्टर, जो भी शिक्षा में जो भी हम एडवर्टाइजमेंट करके लोगों की भावनाएं हमें पैदा करनी पड़ेगी। हरियाणा में जो हो गई है गैर जाट की और जाट की, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको समान विकास के लिए भी काम करना पड़ेगा, समान नौकरियों के लिए भी करना जी, पड़ेगा। जी, मनीष जी। तो एक जो व्यवस्था खराब मनीष जी, ऐसा है, हाँ जी, लोगों की भावना तो वहां नहीं खड़ी है, लेकिन नेता जो हैं, जो गैर जाट है वो गैर जाट की पॉलिटिक्स करता है, मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, तो जाट और वर्सेस जाट है नॉन वो जाट। जाट की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है। इन नेताओं को कैसे कंट्रोल करेंगे? नेताओं को पब्लिक कंट्रोल करेगी जी। नेताओं को जब तक पब्लिक के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जैसे कि 100% वोट का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जो एजुकेटेड पर्सन है वो वोट नहीं डालता, उससे हमें बड़ी भारी परेशानी होती है। जब तक सरकार एक, जैसे अभी राइट टू रिकॉल आया है, इस तरह से एक और ज़रूरत है एक कानून की, जिसके अंदर 100% 100% वोट डालने का अधिकार जब जी, तक जी, नहीं होगा, मनीष तब जी। तक बात नहीं बनेगी, जी, मनीष क्योंकि जी। जागरूक लोग तो वोट डालते नहीं जी, हैं। शुक्रिया इसलिए शुक्रिया मनीष जी। जी, तो इसी के साथ ज्यूरी राउंड के 3 चरण पूरे होते हैं, और हमेशा की तरह आपको लग रहा होगा कि 3 चरण कैसे हुए, क्योंकि आपके सामने तो 2 ही चरणों में इन उम्मीदवारों को परखा गया है। तो आपको बता दें कि शो शुरू होने से पहले नारनौल हलके के हमारे इन 6 उम्मीदवारों के साथ हमारी ज्यूरी ने आधे घंटे तक एक अनौपचारिक मुलाकात की, और इस दौरान भी इन्हें इनके बातचीत के तरीके, हलके को लेकर इनकी जानकारी, इनका आत्मविश्वास और इनकी लीडरशिप की क्षमता को परखा गया, और इसके लिए ज्यूरी ने सभी को 30 में से अंक दिए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मुलाकात की एक झलक। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, ये शो शुरू होने से पहले अनौपचारिक मुलाकात का एक राउंड रखा गया था, जिसके दौरान नारनौल हलके के इन 6 उम्मीदवारों को हमारे ज्यूरी सदस्यों ने इनकी बातचीत के तरीके, इनके आत्मविश्वास, हलके को लेकर इनकी सोच, इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए इनको परखने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी कोशिश है एक स्वच्छ राजनीति हलके को देने की, जिसके तहत ये सभी बातें मायने रखती हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी ज्यूरी ने इन तमाम सदस्यों को परखने की कोशिश की, जिस दौरान इनके बातचीत के तरीके, इनका आत्मविश्वास, किस तरह की लीडरशिप क्षमता है इनमें, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया, और इसके लिए 30 में से इन्हें अंक भी दिए हमारी ज्यूरी ने। तो इसी के साथ नारनौल हलके का ज्यूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार है ये जानने का कि आखिर नारनौल हलके से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, जिसके लिए वाकई आप कह सकते हैं कि एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।